प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इस डिबेट को ओपन अप करते हैं। पहले तो ये बताइए समीर जी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये क्या सही है क्या गलत है, कानून को अपने हाथ में किसी ने लिया है, कानून को तोड़ा है, क्या यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो आप दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमें हल्के में ना ले ले कोई महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए, शिवसेना की अगर आप इतिहास अगर देखेंगे बाला साहब ठाकरे के समय से, तो राजनीति यही रही है कि विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसे विरोध के सर को शिवसैनिक अपने हिसाब से सबक सिखाते हैं। फिर छगन भुजबल अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो छगन भुजबल को 12-15 दिन छुप के रहना पड़ता है। यह राजनीति रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो आनंद दिघे को अपना गुरु मानते रहे, सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई मैं आनंद दिघे का चेला रहा हूँ। तो आनंद दिघे की जो राजनीति थी, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। 1998 के अंदर एक मराठी वृत्तपत्र में आनंद दिघे पे एक बहुत कठोरतम व्यंग्य छपा। आनंद दिघे ने संपादक को फोन किया, वो मराठी में उससे कहा कि तुम मिलने आओ, बहुत अच्छा तुमने व्यंग्य छापा है मेरे बारे में। वो संपादक डर के मारे गए नहीं, उन्हें लगा मैं ठाणे जाऊंगा आनंद दिघे के पास, तो शिवसैनिक मुझे पीटेंगे। 2 दिन बाद फिर आनंद दिघे ने 98 में उनको कहा कि अरे आप मिलने आओ, आपने बहुत अच्छा छापा है। वो डर के आनंद दिघे के पास मिलने गए, तो आनंद दिघे ने उनको कंधे पे हाथ रखेगा कि बहुत क्रिएटिव छापा है आपने। उस पर उन्होंने साइन करके उसको दिया कि मेरे ऑटोग्राफ लेके जाओ, मुझे बहुत पसंद आया ये आपका व्यंग जो आपने किया है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अब देखिए अब क्या होता है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, बड़े कार्यकर्ता है। अगर देखेंगे तो कंगना रनावत के समय क्या हुआ था, यही पार्टी थी ना। कंगना रनावत के समय जब हुआ तो उसके घर पर ऑफिस में बीएमसी के लोग पहुंच गए तोड़फोड़ करने, और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको लताड़ा था। बिल्कुल। नवनीत राणा के समय क्या हुआ, कि महायुति भी वही करे जो अगाड़ी ने किया था। नवनीत राणा के समय क्या हुआ था, अमरावती सांसद, वो भी गलत था। वो क्या हुआ था। इसके अलावा एक सुमित ठक्कर ने पेंगुइन बोल दिया था कि समित ठक्कर ने उनको जेल में डाल दिया था, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो वो जो पार्टी सत्ता में रहे, आज वो विपक्ष में है। तो सत्ता है, विपक्ष में कोई भी हो, जिसके पास सत्ता होगी। और मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, नारायण राणे तो कांग्रेस में रहे ना, उनके नारायण राणे उनके बेटे ने क्या क्या नहीं मातोश्री के खिलाफ बोला। तब किसी की हिम्मत हुई कि नारायण राणे का बोल दे कि हम घुटने पे ला देंगे, मुंह काला कर देंगे, उनके बेटे के संग नीलेश के संग कर देंगे, जब तो बीजेपी के मंत्री है। तो पता है कि नारायण राणे की ताकत क्या है। और अभी तो मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ इनको, शिवसेना के प्रवक्ता बेटे शिवसेना का दीपक केसरकर और नितेश राणे के बीच कैसे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। दोनों रत्नागिरी से आते हैं। दीपक केसरकर मंत्री नहीं बने इस बार, उनके बीच में और नारायण राणे परिवार के बीच में कितना युद्ध चलता है और कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या हिम्मत हुई क्या शिवसैनिकों की कि जाके कह दे कि नितेश राणे को हम रत्नागिरी में घुसने नहीं देंगे। देखिए, कमजोर पे सबकी ताकत चलती है। मालूम है कि कामरा हो या जो जिसका घर पहले तोड़ा गया था, कंगना रनावत जो मंडी से सांसद है, इनके पास कोई संगठन नहीं है। तो ये बहुत आसान टारगेट रहते हैं। और अगर गलत कहा है तो कोर्ट काम करेगा ना अपना। पर क्या इस सब के बीच एक डर भी है क्या शिवसेना में कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है महाराष्ट्र की राजनीति में कम, कहते हैं ना कि इंग्लिश में मसल फ्लेक्सिंग, ये दिखाने की एक कोशिश है कि हम भी बहुत ताकतवर हैं मुंबई में, थाने में, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, शिवसेना जो राजनीति करती और जो अंदर अभी उठापटक चल रही है महायुति में, उसका भी एक रिएक्शन। शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की जो हालत हुई है, या एकनाथ शिंदे राजनीतिक रूप से जो स्थिति में, ये बेसिकली जो राजनीति करते रहे बाला साहब ठाकरे के समय कि उत्तर भारतीय है तो पहले मार के उनको भगाओ, फिर राज ठाकरे अलग होते हैं तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों पर हमला करती है। तो शिवसेना की तो राजनीति ये रही ना, आक्रामकता की राजनीति रही है, मारपीट की राजनीति रही है। तो वो जो राजनीति शिवसैनिकों की रही है, एक जो गुंडा तत्व एलिमेंट कहते हैं कि मारपीट करो, कानून को अपने जूते पर रखो, हम जो बोलेंगे वही बम्बई का कानून है। तो वो राजनीति के जो संस्कार रहे, तो वो उद्धव ठाकरे के पास भी रहे, वो एकनाथ शिंदे भी शिवसेना की, तो वही संस्कार लेकर पार्टी में आए। अब उनकी शिवसेना भी वही करेगी जो उनको संस्कार में मिले हुए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब राजनीति बदल गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी है और आज भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई और आज शिवसेना कहां पर है। बताइए डॉक्टर सीमा मलिक, दोनों के लिए सबक है, उद्धव ठाकरे के लिए भी और एकनाथ शिंदे के लिए। डॉक्टर सीमा मलिक, यहाँ साफ साफ महायुति कह रही है ये सुपारी लेकर के किया गया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे कानून देखेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में एक रूल ऑफ लॉ है एंड जो भी चीजें होनी चाहिए वो शायद लॉ के अनुसार ही होनी चाहिए। पर जो इस संदर्भ में जो चीजें हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो ये कहूंगी। और देखिए, जिस तरह से हमने ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना और इस तरह से जैसे they vandalize the whole thing, they vandalize the hotel and that habitat hub जहाँ पर ये shootings वगैरह होती थी, तो which is a
शायद काफी सारे कॉमेडियंस वहां जाते थे एंड शूट करते थे, उसको एकदम से तोड़ देना, एंड वो भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। तो ये किस टाइप की राजनीति है, मुझे तो समझ में नहीं आती कि हम आपको मारेंगे या पीटेंगे। एंड एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इतनी बार ऑब्जेक्ट किया है, बीएमसी भी उसमें बीच में आ गई, एंड दे आल्सो सडनली दे फाउंड इट कि इट इज डॉक्टर सीमा जी, आपको सब समझ में आ रहा था ना जब आप सत्ता में थे, जब आप शिवसेना के साथ बैठे थे, जब आप एनसीपी के साथ बैठे थे, जब वो जगह जगह जाके लोगों को तोड़ रहे थे, उनके घरों को तोड़ रहे थे, तब तो आपको ये सारी राजनीति समझ में आ रही थी। मेरे ख्याल से देखिए, जो लोगों को घर बार तोड़े गए होंगे, जरूर उनको नोटिस वगैरह दिया गया होगा पहले, है ना? ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही तोड़ रहे होंगे। नोटिस नहीं दिया गया था, आपको शायद याद नहीं होगा। मेरे ख्याल से 2022 में ही कंगना रनौत, उनकी चर्चा तो हर किसी ने की है। वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उस कार्रवाई पे, और क्या बोला था कि ये पूरी तरीके से इलीगल किया गया। दे आर क्रिटिसाइजिंग कुणाल एंड ऑल, बट वो किस तरह की बातें करती हैं जिस तरह से, क्या देश के जो गरीब किसान हैं उनको वो देशद्रोही बोलती हैं, उनको तरह तरह की चीजें उन्होंने बोली है, जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती। तो क्या ये इस कंट्री में क्या दो रूल चलते हैं? किसानों के लिए अलग रूल है एंड बड़े लोगों के लिए अलग रूल है। और जैसे ये जो वर्ड इन्होंने, मैं इनफैक्ट उन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी का, पर जैसे जो भी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग भी तो इन शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे वाले हैं, जिसको वो बोल भी रहे हैं बार बार कि मतलब उन्होंने भी शायद ये शब्द उनके लिए यूज किया है। तो ये दो तरह की मतलब एक्शंस क्यों होते हैं हमारी कंट्री में? देखिए, जब आप एक्शन लेते हैं तो आप सबके ऊपर लीजिए। जब आप शिवसेना के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले बोला है कि आलोचना करना कोई मतलब लोकतंत्र की आत्मा है। वो कहते हैं, एंड आगे उसके बाद अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है पॉलिटिशियंस, देखिए प्रधानमंत्री के शब्दों को याद दिला रही है, खुद उन्होंने बोला है कि आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को भी वो हक है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये बुलडोजर जस्टिस ही क्या है ना? किसी के ऊपर हो जाती है, किसी के ऊपर नहीं होती है। बताइए, प्रधानमंत्री की बात तो मान लीजिए। ये कंडम दिस, सुप्रीम कोर्ट भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है, खुलेआम, है ना? बिल्कुल। विपक्ष में सबको वैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पद्मजा जी मुझे बोल रहा है, जब आप भी सत्ता में चले जाते हैं, तोड़फोड़ करना है, खुलेआम लोगों को धमकी देना कि हम, दिस इज रिएक्शन, तो इमोशनल होके तो कंट्री नहीं चलती ना। ठीक है, अभी मैं आपके भी थोड़े इमोशंस टटोलूंगी कि बाकी जिन राज्यों में जहां आपके सहयोगी दल सत्ता में है वहां कैसे वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बताइए राम कदम जी, बताइए, प्रधानमंत्री की तो बात मान लिए। देखिए पद्मजा जी, आलोचना ये लोकतंत्र का आत्मा है, और आलोचना हमेशा सकारात्मक होती है। आलोचना किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली, किसी की भावनाएं आहत करने वाली, किसी को दर्द देने वाली आलोचना नहीं होती। आलोचना एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड इंटेंशनली क्रिटिसिज्म बिलो द बेल्ट, इसमें अंतर है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य को यदि कामरा जैसे सुपारीबाज अगर अच्छे से समझ लेते तो शायद इस प्रकार का घिनौना अपराध दुर्व्यवहार नहीं करते। पर इस पूरे बिंदु में सीमा दीदी से मैं पूछूंगा, उनको मैं दीदी कह रहा हूं। दीदी, आप शरद पवार गुट से है, काफी वरिष्ठ है। आपके ही एक वरिष्ठ नेता जब मंत्री थे, अपने घर में पुलिस वाले को बुलाकर उसे नंगा करके किस प्रकार से पीट रहे थे, सारे देश ने देखा। कंगना के साथ आपकी सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार किया, ये सारे देश ने देखा। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको जेल में किस तरह से डाला, तब कहां गई थी अभिव्यक्ति की आजादी? क्या पत्रकार का अपराध था? कौन सा उन्होंने घिनौना कर्म किया था? आपने मन मर्जी, एक ट्विटर पे एक मराठी एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस को तो आपने 15 दिन जेल में डाला। क्या? तो उसने श्रीमान शरद पवार जी से सवाल पूछा। यानी शरद पवार जी से सवाल भी पूछे तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। कोई पत्रकार कोई एंकरिंग शो में कुछ बोलता है तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। पर यहाँ पे डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आदित्य का दिशा सालियन केस में आया है। लोगों का ध्यान कैसा भटके, इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत मातोश्री की, ठीक मातोश्री की स्क्रिप्ट पढ़ता है। मैं मानता हूं आदरणीय सीमा जी, आप उससे सहमत व्यक्तिशा नहीं होंगी, पर आपका एक गठबंधन है, उस कारण आपको समर्थन करना पड़ता होगा। पर लोगों के आज भी स्मरण में है। बताइए सीमा जी, शुरुआत आपने की सत्ता में, अब ये उसी का एग्जाम्पल बना रहे हैं।
देखिए हमने कोई शुरुआत नहीं करी, और देखिए अगर ये इनका जब भी कुछ ऐसी बात होती है देनली दे स्टार्ट वाटर बाउंड्रीज शुरू कर देते हैं लोग कि आपके यहाँ ये हुआ था वो हुआ था। एंड देखिए कभी भी हमने इस तरह से वेंडलाइजेशन और जो हमने देखी है तोड़ फोड़ और ये सब हमने कभी भी नहीं करी। एंड लॉ एंड ऑर्डर जी, जब केतकी चितले को जेल में डाला गया था तो उन्होंने बोला कि महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा मुझे मोलेस्ट किया गया। ये केतकी चितले ने बोला है क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था शरद पवार जी के बारे में। उन्होंने 15 नहीं बल्कि उन्होंने 40 दिन हवालात में बिताए और इसके अलावा उनके खिलाफ 22 एफआईआर किए गए। पूरे महाराष्ट्र में 22 एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर किए गए थे और उन्होंने बाहर आकर के ये इल्जाम लगाया था कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई जेल के अंदर। नवनीत राणा के साथ मुझे इस बारे में पता नहीं कि उनके साथ बदसलूकी हुई या जेल में नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और देखिए जो भी चीजें होती हैं अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस होती है तो हम उसको जस्टिफाई भी नहीं करने के उसमें है कि हम सरकार में जब आप इस समय जो ये घटना हुई है देखिए पुरानी बाकी लोगों का हौसला बढ़ता है। सीमा जी, तकलीफ तो यही है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको संविधान नहीं याद रहता, आपको कानून नहीं याद रहता, तब आपको सिर्फ ठोकशाही याद रहती है। आपको लगता है हमारी सरकार, ऐसा नहीं है मैम, किसी ने बोल कैसे दिया जैसे खुद इन लोग। और अभी हम महाराष्ट्र की क्या बात कर रहे हैं? अभी कितनी सरकारें हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। आपको पता है तमिलनाडु में जहां पर डीएमके सत्ता में है, तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में है, रेवंत रेड्डी ने वहां पे क्या बोला था कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, नॉट जस्टिफाइंग एनीबॉडी, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। और जो कल की घटना है उसमें हमारा सिर्फ ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना है, किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला देना। उसके घर में और भी लोग होते हैं, ये केवल एक दोषी नहीं होता है, उसके घर में उसकी माँ होती है, उसके बहन होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उनको जाके बुलडोजर चढ़ा देना। कम से कम हमने ये नहीं किया कभी। हमारे पार्ट में कोई बुलडोजर बाबा या बुलडोजर कुछ तो मर्यादा रखिए, है ना। तो कार्यकाल में पद्मजा जी, मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि जिसने भी किया, चाहे हमारी गवर्नमेंट ने किया हो चाहे इनकी गवर्नमेंट ने किया हो। पर ये तो बात है कि हद से ज्यादा कार्यकाल में, हम आपको मारेंगे। कार्यकाल में जो करना है इन्होंने सब कुछ किया और इधर आके वो प्रवचन दे रही है। अभी देखिए आप संतोष देशमुख के साथ क्या हुआ है आपके राज्यकाल में। अरे बाबा सीमा जी, आपका करिए ना कभी, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते सर। अब प्रवचन देना बंद कर दीजिए। आपके सरकार में क्या क्या हुआ हमने देखा है। बात करना चाहते हैं। उद्योगपतियों के घर के नीचे आपने बॉम्ब रखा, आप लोगों ने 100 करोड़ रुपए आपने डेथ हुई है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अभी संतोष देशमुख का 3-4 महीने पहले की घटना है उसके बारे में नहीं बात करना चाहते आप। तो देखिए जो गलत है वो गलत है ना, चाहे वो हमारे टाइम में हुआ या आपके टाइम में हुआ है। पर हम लोग कम से कम इस लेवल तक नहीं करते थे। ये लोगों के जाके अरे हो गया आपका, कितना बोलेंगे। क्या क्या बोलती है सबके बारे में, है ना। देखिए ऐसा है, इन्होंने उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखा, इन्होंने घर दूसरे का घर तोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया, इन्होंने एक्ट्रेस को घर के जेल के अंदर डाल के मारा और उसके बाद यहाँ पर आके प्रवचन हमको दे रही है कि हम गलत हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात कहा कि और के बीच, अरे सुनिए ना यार, आप जो सच है वही बोल रहा हूँ। एक एक करके सीमा आप खुद से बात कर रहे हैं क्या? एक एक करके सीमा जी, मैं कुछ आपको उदाहरण भी दूंगी। पहले के कुछ मैं ये बोल रहा हूँ क्या रिएक्शन हुआ था ये भी फिर आपसे पूछूंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कोई फ्लेक्सिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हम ऑर्गेनिक पार्टनर्स है, नेचुरल पार्टनर्स है और अभी से नहीं, हम 1987 से साथ में है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हम जानते हैं और शिवसेना कैसा काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। इसमें से कोई अपमैनशिप नहीं है। यहाँ पर हमारा सही कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जो आपने कहा कि होटल क्यों तोड़ा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी को मुंबई में एक छोटा सा घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। और जो ये लोग अवैध कंस्ट्रक्शन करते, करोड़ों रुपए का अवैध कंस्ट्रक्शन इन लोग करते हैं, अमीर लोग, जहां पर ये इलीगल जो है, मैं तो बोलता हूं अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लो। जो अधिकारियों ने इनको सपोर्ट किया इलीगल कंस्ट्रक्शन करने में, उनके ऊपर भी एक्शन लो। हाँ, सारे एमएलए का भी कंस्ट्रक्शन चेक करवाइएगा। समीर जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके आपके शाखा प्रमुख है, सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे शाखा प्रमुख, ब्यौरा दे दीजिए, उनका घर कैसा बना है इसकी जानकारी दे दीजिए।